स्टूडेंट क्लास 12th मैथ्स का सेट 26552 कोड का क्वेश्चन पेपर है ये। इसका हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, अब हम इसका सेक्शन बी करेंगे। तो सेक्शन ए का कंप्लीट सोल्यूशन आप चैनल में जाके देख लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको। अदर सेट्स के भी सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो इसका सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप चेक कर लेना। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, 2 मार्क्स ईच। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 आपको सिंपल था। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का कंप्लीट ग्राफ नहीं बनाना था, सिर्फ इसकी प्रिंसिपल ब्रांच का ग्राफ बनाना था। तो अगर आपको देखिए कॉस एक्स का ग्राफ पता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता था, 0 से पाई तक में 0 पे 1 होता है और पाई पे कितना होता है, -1 है ना। तो 0 से पाई हमें पता है, कॉस इनवर्स के लिए क्या होती है, प्रिंसिपल ब्रांच होती है ना। उसका जो रेंज होता है वो 0 to पाई होता है। तो उस टाइम पे एक्स क्या होता है, -1 से 1। तो ये अगर कॉस एक्स का ग्राफ है तो इस ग्राफ को हम अगर इसके एक्स एक्सिस को अगर हम वाई में चेंज कर दें और वाई वाले को एक्स में चेंज कर दें, है ना, जो यहाँ पे y में था -1 और 1 वो हम यहाँ पे x में ले आए, और ये जो x में था वो कौन से एक्सिस में लाना है, y में। यानी कि इसको अगर हम y एक्सिस बना दे इस वाले x वाली लाइन को, और इसको x एक्सिस बना दे, तो इसमें -1 x एक्सिस पे आ जाएगा, और इसमें 0 से पाई जो है वो आपका ये जो यहाँ आना था वो यहाँ आ जाएगा, है ना। और फिर इस कर्व को फ्लिप कर देना है। तो ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे बनेगा। सोचो खुद ही कि इसके जब ये 0 पे था तो मैक्सिमम कितना था, 1। तो यहाँ पे इसका ये 0 है तो ये कितने पे है, 1 पे, है ना। और फिर π/2 पे ये 0 पे आ जाएगा, और फिर पाई पे ये -1 पे चला जाएगा। तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर कॉस एक्स का ग्राफ आता है तो आपको इसका एक्स एक्सिस को वाई पे चेंज कर देना है, और वाई वाले को इसके एक्स पे, और ग्राफ को ना फ्लिप कर देना है 180 पे। तो ये ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। और डोमेन क्या होती है कॉस इनवर्स एक्स के लिए, -1 से 1 प्रिंसिपल ब्रांच में। वैसे तो इसकी पूरी डोमेन -1 से 1 ही होती है, और रेंज इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में 0 से पाई होती है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनाना था आपको, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड गिवन था, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन था, और साथ में बोला था ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है और उसका एंगल बिटवीन निकालना था ए एंड बी का। तो देखो अगर ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि ए क्रॉस बी का हमें मैग्नीट्यूड पता है ना, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 1। ये यूनिट वेक्टर का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो आपको पूरा ए क्रॉस बी तो पता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में एन कैप भी आता है ना, डायरेक्शन के लिए। बट यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो डायरेक्शन वाला पार्ट हट जाएगा। तो यानी कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एंड ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो हमें 1 दे रखा है ना। अब हमें इसकी वैल्यू, इसके मैग्नीट्यूड की ये वाली वैल्यू भी पता है, ये वाली वैल्यू भी पता है। तो साइन थीटा निकालने के लिए इन दोनों को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब साइन π/6 होता है। तो थीटा कितना आ जाएगा, π/6। तो यानी कि थीटा कितना है, 30 डिग्री, है ना। थीटा ही तो आपको फाइंड करना था। तो ऐसे करके आपको ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड आपको 1 दिया होता है, और मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला खोलना है और उससे एंगल निकालना था। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन तो आपको सिंपल आया है सबसे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड आपको गिवन थी। तो कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन होती है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, सिंपली हम उसके एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। अब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको ही आता होगा। ए का वेक्टर जो है, पहले तो आई जे के ऊपर लिख देते हैं, फिर ए के जो ए वेक्टर के पास जो स्केलर पार्ट है, क्या है इसके पास स्केलर पार्ट, इसके आई के पास 1 है, इसके पास -1 है, इस पर 3 है। ऐसे बी के पास 2 -7 और 1 है ना। तो ये जो स्केलर पार्ट है ए के ऊपर रखने हैं और बी के नीचे रखने हैं, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब इसको डिटर्मिनेंट की तरह आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे कि आई कैप अगर आप बाहर लेते हो तो आई वाली रॉ कॉलम और रॉ को आप क्या करोगे, हाइड करोगे। तो इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दोगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना। और फिर ऐसे जे वाला जब लोगे तो माइनस बाहर लोगे,
और फिर जे कैप में क्या होगा, इसके कॉलम और इसके रॉ को हाइड कर देना, तो ये 1 3 और 2 1 डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। तो कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, 1 1 ज़ा 1 और 3 2 ज़ा 6 और साथ में माइनस होता है बीच में, है ना। ऐसे के कैप प्लस में आएगा, इसका भी कॉलम और रॉ को हाइड करना, तो ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, -7 और माइनस तो फॉर्मूले का होगा, और 2 1 ज़ा 2 पे भी एक माइनस आएगा, तो ये +2 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो सबको आता है। तो कोई भी पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना है तो उसके एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, निकल गया ये क्रॉस प्रोडक्ट, सॉल्व कर लेना इसको। 20 ये आएगा -5 और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये -5 के कैप आ जाएगा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, और फिर उसका ना मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है। तो ये जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का आया, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है, इसके स्केलर्स को स्क्वायर कर देना और रूट कर देना सम करके। तो ये सॉल्व करेंगे तो 450 एंड देन इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेना। तो 3 का भी पेयर है, 5 का भी पेयर है, बाहर आ जाएगा। तो ये 15√2 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। तो बताना पैरेललोग्राम का एरिया आपका आया कि नहीं 15√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ f(x) आपको दिया था x² और x, यहाँ पे कंडीशन थी अगर x <1 होगा तो x आंसर आएगा, और x > n = 1 होगा तो x² आंसर आएगा। और आपको शो करना था कि जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो देखिए, जब भी आपको ऐसे वाले डिफरेंशिएबल वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो। यहाँ पे देखो लेस वाला नीचे दिया और ग्रेटर देन वाला ऊपर दिया है, तो ध्यान से करना है इसको। लेस वाला हमें पता होता था, हमें ज़्यादातर ऊपर रखते थे, और ग्रेटर देन वाला नीचे रखते हैं। तो हमने इससे पहले ऐसे ही अरेंज कर लिया इसको, लेस वाले को ऊपर और ग्रेटर वाले को नीचे। तो एक्स लेस वाले पे फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स है ना, लेस वाले पे एक्स है और ग्रेटर वाले पे क्या है, x² है। ठीक है, अब जब इस टाइप के फंक्शन होते हैं तो हम डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो हम एक बार 1 के लेफ्ट पे चेक करेंगे तो 1 - x को हम रिप्लेस कर देंगे 1 - h से, और जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव पे करेंगे तो x को रिप्लेस कर देंगे 1 + h पे। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला कैसे करते हैं, फंक्शन को 1 - h पे एक बार फंक्शन को न्यू वाले x पे निकालना है, यानी कि 1 - h पे, और एक बार ओरिजिनल पे, ओरिजिनल क्या है 1 है ना, 1 पे ही तो चेक कर रहे हैं, तो ओरिजिनल फंक्शन को 1 पे निकालना है। ठीक है, और अपॉन में x, ये 1 - h में से ये वाला 1 माइनस करेंगे तो -h। तो डिफरेंशिएबिलिटी का ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फॉर्मूला होता है, न्यू फंक्शन माइनस ओरिजिनल फंक्शन अपॉन में न्यू x माइनस x। न्यू x 1 - h है और ये 1 है, तो इसमें से माइनस करोगे तो -h ही तो बचेगा। सेम ऐसे न्यू फंक्शन माइनस ओरिजिनल फंक्शन, न्यू फंक्शन 1 + h पे आएगा, ओरिजिनल फंक्शन 1 पे आएगा, क्योंकि 1 के लिए चेकिंग कर रहे हैं ना। तो अब देखो 1, जब मैं 1 - h की बात करूँगी, x को 1 - h लूँगी, तो यानी कि इस पे होगा 1 - h की, इस पे होगा, इस पे होगा ना, ये 1 से कम यही तो है। तो 1 से कम पे यानी इस पे रखना पड़ेगा आपको। तो अगर फंक्शन x था तो x को किससे रिप्लेस करोगे, 1 - h से ना, और फिर माइनस, अब f1 मतलब ओरिजिनल फंक्शन 1 f1 पे कहाँ पे आएगा, इस पे आएगा कि इस पे आएगा, इस पे आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। तो अगर मैं, ये फंक्शन है मेरे पास इक्वल, x = 1 पे कितना फंक्शन है, x²। तो यहाँ पे मैं जब x² में 1 पुट करूँगी, क्योंकि f1 पे निकालना है ना हमें, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो f1 पे तो मुझे मिल ही जाएगा, इक्वल जहाँ लगा होगा, इक्वल यहाँ लगा होता तो यहाँ मिलता, इक्वल यहाँ लगा है तो f1 पे फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा ना, ये वाला। तो x² का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 - h के लिए आप ये वाले फंक्शन में 1 - h पुट करना, और 1 पे यहाँ इक्वल है तो इस पे 1 पुट करना। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो -h/-h कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। लिमिट आप h रखोगे भी तो भी आंसर 1 ही आएगा, है ना। सेम ऐसी राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो समझ आ गया होगा। उसके बाद 1 + h का मतलब 1 से ज़्यादा, x 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वाला केस है ना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 1 + h रख दोगे, तो 1 + h का क्या लग जाएगा, इस पर स्क्वायर है ना, x के प्लेस में 1 + h और इस पर स्क्वायर है, माइनस f1, करेक्ट 1 यहाँ पे ही है, तो 1 यहाँ रखूँगी तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और अपॉन में h। अब 1 + h का होल स्क्वायर, अगर आप डायरेक्ट लिमिट लगाते हो ना तो h ये 0/0 बन जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
तो हम इसे खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab साथ में -1 से 1 कट गया। h कॉमन ले लेना ताकि h से ये वाला h कैंसिल हो जाए, तो h+2। अब h को यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 2 ही आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया और ये 2 आया, क्या ये इक्वल आया? अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे ये फंक्शन 1 पे क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर ये सेम आता तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इस पॉइंट पे, बट ये अलग अलग आ रहा है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी के स्टेप्स होते हैं पूरे, ठीक है। तो 1 के लिए बोला था ना, तो 1 का एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाओगे और एक बार 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाओगे, और ये इक्वल नहीं आया तो यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, बट ये कॉन्टीन्यूटी में आया था, डिफरेंशिएबिलिटी में ये वाला था, ये कॉन्टीन्यूटी पे। तो कॉन्टीन्यूटी पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉन्टीन्यूटी पे भी हम यही करेंगे कि ये 0 पे चेकिंग करनी है, तो एक बार हम 0 -h पे चेक करेंगे और एक बार 0 +h पे चेक करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कॉन्टीन्यूटी चेक नहीं करनी है, कॉन्टीन्यूस है बोला है क्वेश्चन में, और आपको ना ये लैम्डा फाइंड करना था। तो यानी कि जब हमें सिंगल कोई लैम्डा या m या p फाइंड करना होता है ना, तो हम दोनों लिमिट नहीं निकालेंगे ना। कॉन्टीन्यूटी के लिए वैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाली जाती है, बट हम यहाँ पे एक ही, क्योंकि हमें एक ही चीज़ मिसिंग है ना लैम्डा, तो हम या तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालेंगे या राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे। तो x नॉट इक्वल टू 0 में हम मान के चल रहे हैं ये x 0 -h है या फिर 0 +h है ना। 0 नहीं है, बट 0 से या तो लेफ्ट पे है या 0 से राइट पे है। तो इस पर हम इस फंक्शन के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू मान लेते हैं 0 -h है। यहाँ पे x 0 -h भी हो सकता है, 0 +h भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं x 0 -h है, तो ये वाला फंक्शन हमने ले लिया 0 -h के लिए। तो देखो वैसे तो आप x को 0 -h चाहे पुट कर देना, यहाँ पे रख देना, बट सिंपली ऐसे भी हो गया ये क्वेश्चन। तो देखो आपको पता है ना, साइन पे अगर मैं लिमिट लगाऊंगी x टेंस टू 0, तो ये 0/0 बन जाएगा। तो साइन के लिए तो एक स्पेशल ट्रिक होती है ना लिमिट की, क्या होती है कि साइन के साथ जो थीटा यहाँ होता है ना, वही थीटा आपको नीचे लाना होता है, ठीक है। क्या होती है वो फॉर्मूला, क्या होता है, अगर साइन थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ भी ये थीटा है ना, तो यहाँ भी थीटा आ जाना चाहिए, और यहाँ पे जो भी थीटा होगा उसका थीटा टेंस टू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो ये आंसर ना 1 आ जाता है उस लिमिट का, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे साइन का, यहाँ देखो स्क्वायर है, तो मैं ओवरऑल ऐसे स्क्वायर लगा सकती हूँ। अब मुझे साइन का थीटा क्या दिख रहा है, लैम्डा x है, तो मैं नीचे भी लैम्डा x लाना चाहती हूँ। तो अब देखो लैम्डा x लाए, तो ये तो स्क्वायर है, तो ये लैम्डा स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि यहाँ थीटा में लैम्डा x था, तो मैंने लैम्डा x लाए हम, लेकिन इस पूरे पे होल स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, तो यानी कि हमने एक्स्ट्रा क्या लाए, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्योंकि x स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ था, तो हमने सिर्फ कितना एक्स्ट्रा लाए, लैम्डा स्क्वायर ही तो एक्स्ट्रा लिखा है नीचे, ताकि आईएनटी बन जाए। तो लैम्डा स्क्वायर हमने नीचे एक्स्ट्रा लिखा है, इसलिए लैम्डा स्क्वायर से ही हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब ये पूरा तो यहाँ इस आईएनटी के अकॉर्डिंग 1 बन जाएगा। अब चाहे तो आप ये x की प्लेस में रख देना 0 -h, बट ये ऐसे ही 1 बन गया। अब फिर लिमिट लगाओगे भी, तो कोई भी कांस्टेंट पे लिमिट लगाओगे तो वो कांस्टेंट ही आती है ना, तो ये तो 1 आ गया, और ये एक्स्ट्रा जो है ये लैम्डा स्क्वायर। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, तो ये किसके बराबर आई, लैम्डा स्क्वायर की। अब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल भी होती है, और ओरिजिनल फंक्शन जो जिस पे भी आपको क्वांटिटी चेक करनी है, उस फंक्शन को उस वैल्यू पे भी रखना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली लैम्डा स्क्वायर, एंड f0 जब f(x) का मतलब ये f(x) है ना, तो x की जगह क्या रखना है, 0। तो x पे 0 पे फंक्शन क्या है, ये फंक्शन होता है, ये x से होता है डोमेन और ये होता है फंक्शन। तो x 0 पे फंक्शन कितना है, यानी f0 पे फंक्शन कितना है, 1 है ना, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो लैम्डा यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा इसमें, तो ये +-1 दोनों आएगा। तो लैम्डा का आंसर +-1 आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वांटिटी चेक करनी हो, तो या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करनी होती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी होती है। जब नॉट इक्वल साइन होता है ना, वहीं पे निकालनी होती है, लेफ्ट भी और राइट भी। और एग्जैक्ट फंक्शन पे कितना है, 0 पे कितना है, फंक्शन 1 है ना। तो ये तीनों केसेस अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है, बट यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ था, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को इस ओरिजिनल फंक्शन पे रखा, तो लैम्डा की वैल्यू +-1 आई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था।
से 24th क्वेश्चन देखिए, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। ये एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है, 3 लाइन है। इन तीनों लाइनों ने रीजन बाउंड किया है वाई एक्सिस पे। ध्यान रखना वाई एक्सिस पे है क्वेश्चन, तो उसका एरिया निकालना था। तो देखिए एक लाइन आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, एक y इक्वल टू 2 है और एक y इक्वल टू 4 है। तो पहले तो हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 का अगर ग्राफ बनाए तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ तो इसमें x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 8। ऐसी y की वैल्यू अगर 0 लोगे तो 2x 8 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक बार x 0 ले लेना, एक बार y 0 ले लेना। अब ये इस ग्राफ को प्लॉट कर दो, x का 0 y का 8, यानी y के 8 पे पॉइंट लग जाएगा। x का 4 और y का 0, तो x पे 4 है ना, तो x के 4 पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये लाइन बन जाएगी, ये वाली है ना, ये वाली। तो ये लाइन आ गई। उसके बाद y2 की लाइन तो बहुत सिंपल होती है, y इक्वल टू 2 है तो y के 2 से होते हुए जाएगी, और y 4 है तो y के 4 से होते हुए जाएगी। अब आपको बोला कि ये तीनों लाइनों ने, इस लाइन ने और इस लाइन ने, ये जो बाउंड रीजन के ये बाउंड है ना, इसको लेकिन हमें y एक्सिस पे निकालना है, x एक्सिस पे नहीं निकालना, ये ध्यान रखना। y एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ तो ये रीजन बाउंड हुआ है ना इन तीनों लाइनों के। अगर ये एक्स एक्सिस बोलते तो फिर ये वाला रीज़न होता, फिर हम एक्स की लिमिट लेते एक्स एक्सिस वाली। बट अभी हमें वाई एक्सिस के साथ बोला है तो हमें वाई एक्सिस की लिमिट लेनी है। तो देखो वाई एक्सिस पे लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, जो बाउंडेड रीजन है 2 से 4 पे है ना, 2 से 4 पे। और जब भी वाई एक्सिस पे हमें करना होता है तो हम डी वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यानी कि जो हमारा, अब देखो यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ ये वाली लाइन ही तो आ रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन लेंगे हम किस लिमिट पे, 2 से 4 पे, ठीक है। यही तो बना रही है ना ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है, ये। और फिर क्योंकि वाई एक्सिस पे निकालना है तो हम डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमें एक्स के साथ बनाना होता है इसको तो फिर तो अलग केस हो जाता। फिर यहाँ से यहाँ तक की एक लिमिट पे इस लाइन की इक्वेशन लेते, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट पे यहाँ इस वाली लाइन की इस लिमिट पे लेते, और फिर उसमें से ये वाली लाइन की यहाँ से यहाँ तक की लिमिट पे क्या कर देते, माइनस कर देते। बट क्वेश्चन में आपको वाई एक्सिस बोला तो यहाँ तो इसी लाइन पे आ गया ना, ये पूरा बाउंडेड रीजन इस लाइन पे, ये लाइन है हमारी ये। तो सिर्फ इस लाइन की इक्वेशन लेनी है और इस लिमिट पे लेनी है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में लाना है, तो x को रिप्लेस, मतलब x को y के फॉर्म में लेके आओ। तो ये y वहाँ पहले माइनस होगा, फिर ये 2 डिवाइड होगा। अब ये x आ गया ना, तो x की जगह हमने ये रख दिया और साथ में dy, ठीक है। अगर x एक्सिस पे निकालना था तो यहाँ dx रखते और फिर हम y को x की रिस्पेक्ट में लेके आते, ठीक है। तो अब ये सिंपल हो गया क्वेश्चन, 2 से 4 लिमिट पे। अब इंटीग्रेशन करना तो आता है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। 4 का डी वाई की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 के साथ y लग जाएगा, और y/2 का 2 तो ऑलरेडी ये नीचे है ही, y पे एक पावर बढ़ जाएगी और जो पावर ऊपर आएगी वही नीचे आ जाएगी। और लिमिट लगा देना, फिर पहले अपर लिमिट लगाना इन दोनों में, y के प्लेस में ये 4 रखना, ये पूरे पे जहाँ जहाँ y है वहाँ 4 रखना, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाना इस पूरे पे, y की जगह पे 2 रखना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 16 माइनस 4 12 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, और 12 माइनस 7 5 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। और आपको ना ये चेकिंग करनी थी ना सिंपली, वैसे तो ये आपने पूरा आंसर निकाल दिया, बट अगर आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है कि ये आंसर ठीक आया कि नहीं चेक करना है आपका, तो आप सिंपली जैसे ग्राफ में क्वेश्चन नहीं करते थे कि इस रीजन का कैसे निकलेगा एरिया, तो ये आपको दिख रहा है, ये एक ट्रैपीजियम बन रखा है। क्या बन रखा है, एक ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम में फॉर्मूला क्या लगता है, ट्रैपीजियम का एरिया का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे पैरेलल साइड तो ये वाली और ये वाली है ना, तो ये वाली पैरेलल साइड कितनी कितनी है देखो। अगर ये मैं कह रही हूँ ये वाला पॉइंट, इसमें y4 था ना इस पॉइंट पे, तो x सोचो कितना आएगा। अगर y4 है इस इक्वेशन में, अगर y4 है तो x कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 4, तो x आ जाएगा 2, x कितना आ गया 2। और अगर मैं यहाँ पे y कितना ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ इस वाली लाइन पे, b पॉइंट कितना है 2 है ना y की लाइन पे, तो x कितना आ जाएगा। अब y को 2 यहाँ पे रखो तो 8 माइनस 2 6, 6/2 3, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है,
एक्स एक्सिस पे 2 पे आ रहा है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये 3 पे आ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस कितना है, 3 है, 3 है ना। तो ये 2 लेंथ का है और ये 3 लेंथ का है कि नहीं। तो ये पैरेलल साइड तो 2 और 3 है और हाइट देखो यहाँ से दिख रही है मुझे 2 से 4 यानी 2 है। तो अगर हम ट्रैपेजिज्म के फॉर्मूले में लगाए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 3 इंटू हाइट, तो ये 5 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 5 ही आ रहा है ना, तो ये चेकिंग भी हो जाएगी आपके क्वेश्चन की। तो ये 5 स्क्वायर यूनिट हमारा इस तरीके से भी ठीक आया है। ठीक है, करना इस तरीके से था, बट शॉर्ट में आप चेक कर सकते थे, डायरेक्ट निकालते हैं ना ग्राफिकली ट्रैपेजियम में, तो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले सेक्शन का, फिर सेक्शन सी हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। क्वेश्चन 25, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। ये फर्स्ट लाइन दी हुई है, ये सेकंड लाइन दी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एंगल बिटवीन दैम निकालना था। तो जब भी कोई लाइन पे एंगल निकालते हैं तो वो उसके लिए हम उसके डायरेक्शन वाला जो वेक्टर होता है उसका यूज़ करते हैं। डायरेक्शन वेक्टर लाइन के कहाँ होते हैं, लैम्डा के बाद जो होता है ये वाला वेक्टर, और ये म्यू के बाद जो वेक्टर है ये डायरेक्शन वेक्टर होते हैं। तो हमें क्या करना होता है एंगल निकालने के लिए, cos थीटा = b1 b2 का डॉट अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। b1 b2 मैंने आपको बता दिया कि ये जो लाइन के बाद वाला लैम्डा के बाद जो ये होता है ये a1 + लैम्डा b1। कोई भी लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, वेक्टर r = a + लैम्डा b, है ना। तो ये इसके डायरेक्शन वेक्टर होते हैं। तो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है। तो हमने दोनों के डायरेक्शन वेक्टर का डॉट निकालना है और फिर उनका मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा आ जाता है। तो b1 वेक्टर ये है, b2 वेक्टर ये है, तो इनका डॉट निकालो, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से, 2 को 2 से, 6 को 2 से और फिर प्लस कर दो, है ना। करना आता होगा डॉट कैसे करते हैं। फिर इसका मैग्नीट्यूड और b1 b2 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ऐड करो, इसका भी ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो 3 × 3 2 × 4 6 2 × 12 ये 19 आ जाएगा, और ये √49, ये √9 √49 7 होता है, √9 3 होता है, 7 3 21, तो 19/21 थीटा निकालना था। तो कॉस को वहाँ क्योंकि ये करेक्ट कोई वैल्यू नहीं है ना, अगर मान लो हाँ यहाँ पे हाफ आ जाता तो हम बोल देते कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा कितना होता है 60 होता है ना। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है 19/21 कॉस थीटा कब होता है, तो हम क्या करेंगे थीटा को यहीं रखेंगे, इस कॉस को वहाँ भेज देंगे तो कॉस इनवर्स में चला जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 19/21। किस किस का ये आंसर आया, और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कॉस थीटा कुछ नहीं होता, जो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं उनका डॉट ले लेते हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पे दिए होते हैं, डॉट निकालना आपको आना चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालना। तो सिंपली ये थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 19/21। किस किस का ये आंसर आया कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसका सेक्शन सी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो सेक्शन सी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एंड सेक्शन डी भी उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड बाकी सेट्स के लिए भी आप चैनल के पेज पे या प्लेलिस्ट जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी देख सकते हैं उनके सॉल्यूशंस।